जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आपको बता दें कि आपके लेखपाल की परीक्षा की डेट आ चुकी है, जिसके लिए हम दोस्तों आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में हिंदी और ग्रामीण प्रवेश की क्लासें लेकर के आ चुके हैं। आपको पता है कि आज हमारी ये छठी क्लास होगी ग्रामीण प्रवेश की। आपको बता दें इसके पहले हमने 5 क्लासें ले ली हैं और हमने हिंदी में समास पूरा समाप्त कर दिया है। ठीक है, एक एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे से हम देखते हुए चलेंगे। आपको बता दें दोस्तों कि अगर पहली बार जुड़े हैं तो आप जाइए हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा पूरे की पूरी दोस्तों जो हमने प्लेलिस्ट बनाई है, या फिर आप जाइए हमारे प्लेलिस्ट पर। दोस्तों ये आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसका नाम ने रखा है उत्तर प्रदेश लेखपाल 2022, परीक्षा तिथि 19 जून। आपको यहाँ पर दोस्तों पूरी लेखपाल के जितने भी सब्जेक्ट हमने पढ़ाए हैं, चाहे वो ग्रामीण प्रवेश की 5 से 6 क्लासें हों और पूरा हिंदी जिसमें हमने समास पूरा समाप्त कर दिया है, अब काल हम शुरू करने वाले हैं, तो सब कुछ आपको यहीं पर मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम पेपर वो मतलब कि आपने फॉर्म भरे तो दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड के प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिल जाएंगे, जूनियर असिस्टेंट के मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर पेपर, और दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के जो कि आपको एग्जाम होने वाले इसके उसके भी आपको प्रीवियस ईयर पेपर यहाँ पर मिल जाएंगे इसी प्लेलिस्ट। के अलावा दोस्तों यूपीएसआई बहुत सी चीजें आपको मिल जाएंगी, तो जरूर जाइए दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं पंचायती राज। तो दोस्तों आज हम पंचायती राज के बारे में बात करें। देखिए पंचायती राज का विकास कैसे हुआ उसके बारे में हम पहले से ही पढ़ चुके हैं कि दोस्तों पंचायती राज का विकास कैसे हुआ। हमने बताया था कि किस तरीके से पंचायती राज आया, और दोस्तों आपको पता है कि इसके पहले आर्टिकल अनुच्छेद क्या है 40 में दोस्तों ग्राम पंचायतों गठन के बारे में पहले से ही बात की गई है। ठीक है, फिर बहुत सारी समितियां बनी थी जो कि हम इसके पहले वाले वीडियो में हमने समितियां बताई थी। बलवंत राय मेहता समिति के बारे में 1957 की, कि इसने त्रिस्तरीय सिफारिश की थी। फिर अशोक मेहता समिति 77 में 1900 इसने 2 स्तरीय बताया था। फिर जेवीके समिति इसने 4 स्तरीय बताया दोस्तों, और उसके बाद एलएम सिंघवी समिति, और दोस्तों आपको बता दें पीके थुंगन समिति, दोस्तों इन दोनों ने कहा था कि पंचायती राज व्यवस्था जो है इसको संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। और उसके साथ ही साथ दोस्तों हमने बताया भी था कि दोस्तों इनकी कहने पर 64वां संविधान संशोधन किया गया था, 64वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया था राजीव गांधी जी द्वारा, जो कि दोस्तों लोकसभा में तो पारित हो गया था मगर राज्यसभा द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। वहां से दोस्तों राजीव गांधी का सपना टूट गया था पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने का। तो यही काम दोस्तों किसने किया था, तो वो चीज इसमें हम पढ़ने वाले हैं। आपको पता है कि 1992 में 73वां संविधान संशोधन होता है, और फिर उसके बाद 74वां संविधान संशोधन होता है दोस्तों। इन दोनों के जरिए दोस्तों ग्राम पंचायत और नगर पंचायत को दोस्तों संवैधानिक दर्जा दिया जाता है। चलिए देखते हैं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से, चाहे आप संविधान में देखें या फिर ग्रामीण परिवेश से। तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के बारे में देखिए, ये चीज किसमें जोड़ी गई, तो भाग 9 में। ठीक है, पंचायतें में आपको बता दें कि जब ये 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 लाया गया, तो इसके तहत दोस्तों आपके किसमें आर्टिकल जोड़ा गया 243 से लेकर के दोस्तों 243 आड़ा तक, अगर हिंदी में बोलते हैं आड़ा और इंग्लिश में लिखते हैं तो ओ तक। ठीक है, और आपको बता दें ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि किस राष्ट्रपति ने इसको मंजूरी दी थी, तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो पीवी नरसिम्हा राव जी। ठीक है, तो ये दोनों याद रखेंगे किस राष्ट्रपति द्वारा संविधान संशोधन 73-74 किए गए, तो वो कौन थे, शंकर दयाल शर्मा, और किसके समय दोस्तों प्रधानमंत्री कौन था, पीवी नरसिम्हा राव। तो देखिए इस संशोधन से फायदा क्या हुआ, तो आपको बता दें इस संशोधन से पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, अगर आपसे पूछता किस समिति ने सिफारिश की, तो एलएम सिंघवी समिति और पीके थुंगन समिति की सिफारिश पर इसे पंचायती राज को दोस्तों कौन सा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त आपको बता दें कि 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें ग्राम पंचायत जो प्रधान होते दोस्तों उनको काम करने के लिए टोटल 29 विषय बताए गए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बनेगा कि 11वीं सूची कब जोड़ी गई, तो 73वां संविधान संशोधन, और इसमें कितने विषय दिए गए हैं दोस्तों, ग्राम पंचायत कितने विषय हैं, तो 29 विषयों पर काम करने के लिए दिया गया। ठीक है, 29 विषय जैसे कि दोस्तों पानी की उपलब्धता, ठीक है, कृषि के बारे में कुछ काम करे, है ना, गरीबों के बारे में, ठीक इस तरह के टोटल 29 विषय बताए गए हैं ग्राम प्रधान के लिए। ठीक है, और आपको बता दें कि ये जो है लागू कब से हुआ, देखिए संविधान संशोधन तो आया 92 में, लागू कब हुआ, तो मैं आपको बता दूं ये लागू 24 अप्रैल 1993 में हुआ था। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। क्या, पंचायती राज दिवस। तो चलिए ये चीज याद रखना कि पंचायती राज दिवस दोस्तों कब मनाया था, 24 अप्रैल। क्यों, क्योंकि इसी दिन दोस्तों ये आपका संविधान संशोधन लागू हुआ था। ठीक है,
73वां संविधान संशोधन। अब देखिए अनुच्छेद ये 343 से लेकर 343 ओ तक फैला हुआ है, तो इसके बारे में देखेंगे। तो दोस्तों आपको पता है कि 343 में क्या था, ग्राम सभा की शक्तियां, है ना, इसकी परिभाषाएं बताई गई थी। 343 में क्या, इसकी परिभाषाएं बताई गई। तो देखिए आपका 343 243, ठीक है। अब देखिए 243 एक ही बात करते हैं, इसमें ग्राम सभा की परिभाषा बताई गई। आपको पता है ग्राम सभा होती क्या है, तो आपको बता दें कि राज्यपाल द्वारा अधिसूचित गांव की मतदाता सूची में शामिल लोगों का समूह होता है, और ये समूह जो होता है यही ग्राम पंचायत के चुनाव करवाता है। ठीक, आपको पता होनी चाहिए कि जो ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ता है उसकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 21 साल। ठीक, कम से कम 21 साल होनी चाहिए। और दोस्तों जो ग्राम सभा के मतदाता सूची में शामिल होता है उसकी एज कितनी होनी चाहिए, कम से कम 18 साल। ठीक है, 18 साल आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वोट डालने का अधिकार क्या है हमारा, 18 साल एज होनी चाहिए। ठीक है, और आपको पता है कि पहले ये 21 साल था। ठीक है, पहले 21 साल था, इसको संशोधन करके, कौन सा संशोधन हुआ था, 61वां संविधान संशोधन हुआ था, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 61वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके तहत जो उम्र है दोस्तों इसको घटा करके 21 साल से 18 साल कर दिया गया था वोट डालने के। ठीक है, और दोस्तों बात करते हैं 243 बी में क्या है, तो पंचायतों गठन है। क्या है, पंचायतों गठन कैसे होगा। ठीक है, आपको बता दें ऐसे राज्य जहां पे दोस्तों जनसंख्या 20 लाख से ऊपर होगी वहां दोस्तों त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था शुरू की जाएगी। ठीक है, फिर दोस्तों 243 सी में क्या है, पंचायतों की संरचना। अब संरचना कैसे होगी, देखिए इन संरचना के बारे में, इनके चुनाव कैसे होंगे, हर एक चीज के बारे में आपको पता है कि राज्य के विधानमंडल सभी प्रकार के नियम तय करते हैं दोस्तों निर्वाचन संबंधी, कि दोस्तों जो प्रधान होगा उसका निर्वाचन कैसे होगा, तो ये तय कौन करेगा, राज्य की विधानमंडल। ठीक है, विधानमंडल आपको पता है कौन कौन से होते हैं, तो विधानसभा और विधान परिषद। देखिए कहीं कहीं पे विधान परिषद है, कहीं कहीं पे नहीं है। 6 राज्यों में विधान परिषद भी है, जैसे अपने यूपी में, तो यहाँ पे द्विसदनात्मक व्यवस्था। ठीक, तो यही सब तय करते हैं। ठीक है, अगला है दोस्तों 243 डी, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें महिलाओं SC ST का आरक्षण है। ठीक है, और यहाँ पे ये भी कहा गया अगर राज्य चाहता है तो OBC को भी आरक्षण दे सकता, मगर दोस्तों याद रखना है कि महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया। किसमें, 243 डी। आपने सुना होगा कि जब ग्राम प्रधान के चुनाव होते दोस्तों तो महिला सीट भी आती है। ठीक है, तो 33% आरक्षण महिलाओं के लिए भी दिया गया है। ठीक है, और ये चीजें दोस्तों जनसंख्या के अनुसार आरक्षण प्राप्त होता है। ठीक है, ये चीज याद रखेंगे। 1/3 कहीं, देखिए 1/3 कहीं मिलेगा, कहीं पे 33%, दोनों बात वही होती है, तो इनको आपको याद कर लेना है बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, चलिए अब देखिए 243 ई में क्या कहा गया है, पंचायतों का कार्यकाल। देखिए पंचायतों का कार्यकाल क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं प्रत्येक स्तर की जो पंचायत होती हैं वो अपनी प्रथम बैठक से, मान लिया दोस्तों आज से बैठी है, तो आज से दोस्तों प्रथम बैठक जब से होगी तब से दोस्तों 5 वर्ष का समय व्यतीत करती है। मतलब इनका कार्यकाल प्रथम वर्ष की बैठक से 5 साल तक होता है। अब देखिए अगर मान लिया दोस्तों कभी दोस्तों क्या होता है कि पंचायत विघटित हो जाती है या फिर समाप्त हो जाती है, ग्राम प्रधान की मृत्यु हो जाती है दोस्तों, तो आपको बता दें कि 6 महीने के अंदर चुनाव करवाए जाते हैं। क्या, 6 माह के अंदर। देखिए अगर मान लिया दोस्तों 4.5 साल हो गए थे तब अगर प्रधान की मृत्यु होती दोस्तों या फिर किसी कारण विघटित होती है तब दोस्तों इसके चुनाव नहीं होंगे। ठीक है, मगर दोस्तों अगर 6 महीने से पहले अगर हो जाता है, ठीक है, अगर ज्यादा समय बचता है, 6 महीने ज्यादा समय बचता है, फिर दोस्तों दोबारा से चुनाव होंगे। ठीक है, चलिए अब दोस्तों 243 F में क्या बताया गया है, सदस्यता हेतु अयोग्यताएं। तो आपको पता होना चाहिए कि दोस्तों अगर ग्राम पंचायत कोई सदस्य है उसकी एज कम से कम 21 साल होनी ही चाहिए। ठीक है, चलिए उसके अलावा क्या है कि 243 जी में क्या कहा गया कि पंचायतों की शक्तियां व दायित्व, इनकी शक्तियां क्या होंगी और इनके दायित्व क्या हैं, क्या क्या इनको करना होगा। तो इसके बारे में हमने बताया है कि अनुसूची 11 जोड़ी गई है जिसमें इन्हें 29 विषय दिए गए हैं। कितने, 29 विषयों पे काम करने के लिए इनको दिया गया है। यह आपके 243 जी में बताया गया है। उसके अलावा बात करते हैं 243 H की, तो इसमें क्या है दोस्तों, ग्राम पंचायत के जो प्रधान होते हैं दोस्तों, जो मुखिया होते हैं, उनको कर लगाने की शक्ति दी गई। जैसे देखिए अब सोच रहे होंगे आप लोग कि कौन से कर लगाएगा, जैसे आपको पता है मेला होता है, बाजार होता है, वहां ग्राम प्रधान कुछ कर लगा सकता है दोस्तों, ये चीज बताई गई है 243 H में। ठीक है, चलिए अब देखिए 243 I क्या कहता है, तो पंचायतों हेतु वित्त आयोग या राज्य वित्त आयोग का गठन होगा। आपको बता दें कि देखिए जो पंचायतें काम करेंगी, मान लिया कोई ग्राम प्रधान बनेगा तो गांव में काम कैसे करेगा, उसको पैसे कौन देगा, तो उसके लिए दोस्तों राज्य वित्त आयोग या फिर वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। ठीक है, और इसका गठन कौन करता, क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, कि इसका गठन राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करेगा दोस्तों, उस राज्य का राज्यपाल करेगा, और ये प्रत्येक 5 साल पे समाप्त हो जाएगी। मतलब जो राज्यपाल द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाएगा वो भी 5 साल के लिए ही होता है। ठीक है, तो ये कहा गया है, इंपॉर्टेंट है 243 I।
ठीक है। उसके अलावा अगर बात करते हैं 243 जे की, तो पंचायतों के लेखाओं का परीक्षण ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं दोस्तों। अब बात करते हैं 243 के की, पंचायतों का चुनाव। अब पंचायतों का चुनाव कैसे होगा इसके बारे में बताया गया। तो मैं आपको बता दूं, देखिए चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करवाएगा। आपको बता दें कि जो पंचायतों के चुनाव होते हैं वो राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है, उनके द्वारा होता है। और जिसमें दोस्तों एक निर्वाचन आयुक्त भी होता है, ठीक है, एक निर्वाचन आयुक्त होता है और उस निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। क्वेश्चन बनेगा कि पंचायतों का चुनाव कौन करवाता है, तो राज्य निर्वाचन आयोग, और इसका जो प्रमुख होता है वो निर्वाचन आयुक्त होता है, और निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। अब आपको समझ में आना चाहिए कि जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है उसके कार्य क्या होते हैं, तो उसके प्रमुख 2 कार्य होते हैं। क्या क्या होते हैं ये भी याद रखिएगा कि पंचायतों की मतदाता सूची तैयार करना। देखिए आपने कभी देखा होगा, वोट डालने गए होंगे तो एक सूची मिलती है मतदाता की, उसमें पूरे गांव के मतदाता होते हैं, उनकी फोटो लगे होते हैं, उनका सब कुछ नाम लिखा होता है, ठीक है। तो वही कौन तैयार करता है दोस्तों, तो राज्य निर्वाचन आयोग करता है। और इनके काम क्या होते हैं, पंचायतों के सभी चुनावों का संचालन करना, मतलब पंचायत के जितने भी चुनाव होते हैं ग्राम प्रधान के, सबके सब कौन करता है, राज्य निर्वाचन आयोग। तो इनके 2 प्रमुख काम होते हैं, पहली चीज मतदाता सूची तैयार करो, दूसरी चीज सभी चुनाव को सुचारू रूप से करवाइए, ठीक है। अब देखिए 243 एल में, तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखेंगे, ठीक है। अब अगला है 243 एल, क्या कहता है, इस भाग का यूटी में लागू होना, मतलब कि जो ग्राम प्रधान है, पंचायती चुनाव है, पंचायती राज व्यवस्था है, ये दोस्तों यूटी में भी होंगे। यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश में भी ये सब लागू हो सकते हैं दोस्तों। कितने हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, मतलब वहां भी लागू हो सकते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है। अब देखिए उसके अलावा बताया गया है 243 एम में क्या कहा गया कि कुछ राज्यों एवं क्षेत्रों में इनका ना लागू होना। देखिए कुछ राज्य क्षेत्र ऐसे भी है दोस्तों जहां पर ये लागू नहीं होते। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जैसे आपको बता दें कि नागालैंड होगा, मिजोरम होगा, मेघालय होगा, कुछ क्षेत्र होगा दोस्तों जनजाति क्षेत्र, वहां पे ये लागू नहीं होते हैं। इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे, कहां पे लागू होते हैं, कहां पे नहीं लागू होते हैं, वो बिल्कुल क्लियर कर देंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं 243 एन की, तो पहले से विद्यमान कानूनों एवं पंचायतों जारी रहना। मान लिया कि कहीं पे दोस्तों पहले से कुछ कानून थे तो वो जारी रहेंगे, ठीक है, उनकी बात की गई है। और 243 ओ दोस्तों जो कि अंतिम है, ठीक है, चुनावी मामले में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक, मतलब चुनावी मामले में जो भी इनके चुनाव होंगे उसमें न्यायालय कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती, उस पर रोक लगाया गया है दोस्तों। तो समझ गए होंगे बिल्कुल अच्छे से। तो आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों कि 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में लागू है। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके हमें जरूर बताना कि 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में है, ठीक है। और आपको बता दें कि जाइए प्लेलिस्ट पर जाएंगे दोस्तों, ये आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट उत्तर प्रदेश लेखपाल 2022 परीक्षा तिथि 19 जून, ठीक है। यहाँ पे आपको पूरा मिल जाएगा दोस्तों। ये हमारी ई बुक है हिंदी की, अगर आप परचेस करना चाहते परचेस कर सकते हैं। इसमें आपको पूरा का पूरा हिंदी आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसमें आपको वर्णमाला, विकारी शब्द, अविकारी शब्द, जिसमें आपको पता संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयाद बोधक, निपात, सब कुछ आ जाएगा। उसके अलावा वाक्य हो गया, लिंग हो गया, वचन, कारक, काल, वाच्य, संधि, समास, रचना अलंकार, सब कुछ मिल जाएगा दोस्तों। मात्र दोस्तों इसकी कीमत होगी 50 रुपए। 50 रुपए में दोस्तों ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आप ये हमारा नंबर है दोस्तों, इसके लास्ट में 5 के बाद दोस्तों 1 लगा लीजिएगा, तब इसके 10 अंक हो जाएंगे। इस पर दोस्तों आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम करके हमें स्क्रीनशॉट भेज के ये बुक आप प्राप्त कर सकते हैं और आपकी परीक्षा के लिए दोस्तों रामबाण साबित हो सकती है। तो चलिए दोस्तों एक बार आप प्ले स्टोर पर जरूर जाइए, जरूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।